हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री ड्यू टू लाइन चार्ज। ये गाउस लॉ की एप्लीकेशन भी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइन चार्ज डेंसिटी क्या चीज होती है, या फिर इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट हम करते हैं लैम्डा के साथ, और वो होती है, सपोज हमने क्यू चार्ज दिया, यूनिफॉर्म क्यू चार्ज दिया किसी लेंथ को। सपोज जैसे हमारे पास ये आपके सामने एक कंडक्टर दिख रहा है जिस कंडक्टर की लेंथ है L। तो सपोज हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q चार्ज अप्लाइड टू दिस कंडक्टर हैविंग लेंथ L। तो इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसको नोट करते हैं चार्ज अपॉन लेंथ। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर को हमने यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास कंडक्टर है जिसको हमने यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। सपोज हमने इस चार्ज के ऊपर हमने एक गॉसियन सरफेस रख दिया। अब आपको पता होगा गॉसियन सरफेस क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्लोज्ड होती है। ये हमने एक गॉसियन सरफेस प्लेस्ड किया है। एज यू ऑल नो कि पॉजिटिव फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आउटवर्ड होती हैं। सपोज टोटल जो सरफेस था, ये जो आपको फिगर दिख रही है, टोटल जो सरफेस था, इसको हम डिनोट कर रहे हैं एस के साथ। अब यहां पे सरफेसेस आपको 3 दिख रहे हैं। ये आपको फिगर सिलेंडर की फॉर्म में दिख रही है। लेट इस सरफेस को हम मानते हैं S1। ये जो आपको ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये वाला, इसको हम मानते हैं S2, और इसको हम मानते हैं S3। ये फिगर अभी आपको, सपोज हमारे पास ये वाला, हमारे पास एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर को हमने यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और लेट ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास एक सरफेस है, गॉसियन सरफेस, जो सिलेंडर की फॉर्म में है। तो आपको पता है इसके कितने सरफेसेस होंगे। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, एक होगा ये वाला अपर सरफेस, इस सिलेंडर का शेप का फिगर है, ये ऊपर वाला एक अपर सरफेस, ये वाला सरफेस जिसको हम कर्व्ड सरफेस, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में, कर्व्ड सरफेस, और एक नीचे वाला बॉटम वाला। तो 3 सरफेसेस इसमें कंस्टिट्यूट हो रहे हैं, एक टॉप, एक ये वाला मिड वाला जिसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, और एक बॉटम वाला। अब आपको पता है कि टोटल सरफेस S था, इसको कंस्टिट्यूट किया S1, S2 और S3 में। अब हमें ये चीज भी पता है कि हमने लेंथ कितनी ली थी कंडक्टर की, L। अब हमारे पास यहां पे सरफेस है, तो फिर से हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास ये कंडक्टर था। अब आपको पता है कि कंडक्टर अब यहां से पॉजिटिव है, तो हमें पता है पॉजिटिव से फील्ड लाइंस कहां आएंगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आउटवर्ड मूव करती हैं, राइट। अब जैसे हमारे पास ये था सबसे ऊपर, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, यहां पे जैसे आउटवर्ड, तो ये बाहर की तरफ आ गया। फिर बात आती है सेंटर से, यहां पे भी जो है हमारे पास कंडक्टर यहां पे अंदर था, तो यहां से बाहर की तरफ होगा, यहां पे भी बाहर से, और सेंटर से भी। तो ये जो फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1 से नोट करते हैं, कर्व्ड वाली सरफेस को S2 वाली को E2 के साथ, और S3 वाली फील्ड लाइंस को E3 के साथ। ये हम डिनोट कर रहे हैं। और आपको पता है अगर हमने किसी भी सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट होता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था। सपोज ये सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला टॉप सरफेस, इसका अगर हमने एरिया वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, जस्ट ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन दैट सरफेस। ये सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप होगा, इस तरीके से, राइट। ये परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि S1 का आप एरिया वेक्टर फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे, सिंपल मेथड है, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दैट एरिया। ये आ जाएगा इसका सरफेस, इसका सारी एरिया वेक्टर, और इसको हम डिनोट करते हैं ds के साथ। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं,
ds के साथ। ये ds किसका है? S1 वाले का। सिमिलरली इसके ऊपर इसका भी जो है हमारे पास सरफेस, ये सरफेस था कर्व सरफेस, और इसका जो एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से, तो इसका ds की डायरेक्शन यही रहेगी। और सिमिलरली बॉटम वाला, तो इसकी ये जो है, ये अगर सपोज हमारा सरफेस था नीचे, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा होगा, तो इसका जो है ds डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। आप, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम ds फाइंड आउट करेंगे इन तीनों केस में। मैंने आपको उस फिगर से भी बताया कि कैसे हम ds फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहां पे हम रेडियस ले लेते हैं r। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने, मेन क्वेश्चन है, हमने क्या चीज इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है? हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस गॉसियन सरफेस। तो हम जब भी फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं? गॉस लॉ। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या स्टेट करता है? E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हमने ये चीज देखी कि हमारे पास यहां पे 3 सरफेस थे। तो यहां पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट सरफेस को हमने S1 डिनोट किया हुआ है, इसका हो जाएगा E डॉट ds। ये किसके लिए था? ये सरफेस के लिए। प्लस सेकंड सरफेस के लिए ये S1 S2 क्या रिप्रेजेंट करेगी? किस सरफेस की हम बात कर रहे हैं? E ds। प्लस थर्ड सरफेस के लिए, ये वाला सरफेस के लिए E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। सो आपको पता है A डॉट B की फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे करेंगे? E ds cos थीटा S1 प्लस इसको भी S2 E ds cos थीटा E ds cos theta is equal to Q upon epsilon naught. So, what is theta in S1 case? What is the value of theta in S1 case? S1 case surface first में theta की वैल्यू क्या था? Where theta is the angle between E and ds. याद रखना, ये theta किसके बीच में एंगल है? E और ds के बीच में। तो फर्स्ट E वाला कौन सा था? E1 और ds। तो इसके केस में हमारे पास ये आ जाएगा, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। सो यहां पे थीटा की जगह हम रिप्लेस करेंगे 90 डिग्री। सेकंड केस में जो है हमारे पास कितने का है? E की डायरेक्शन ये और ds की भी ये, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो उस केस में एंगल कितने का होगा? 0 डिग्री का, आपको पता ही है। और थर्ड केस में E की डायरेक्शन ये और ds नीचे की तरफ, ये भी 90 का है, तो यहां पे थीटा 90। एज यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 हैविंग वैल्यू 1। सो हियर इज cos 90। cos 90 वैल्यू इज 0, so entire this becomes 0. Here is also same, cos 90 entire value is 0. So we are left with E ds cos 0 is equal to Q upon epsilon। ये क्यों 0 हुए? हमने जब वैल्यूज पुट की। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। So therefore E dot ds is equal to Q upon epsilon naught। E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस चार्ज में है और उस चार्ज में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो E कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड, ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये ds किसका था? ये हम लिख लेते हैं, ये ds, ये लिख लेना, मेंशन कर दें, ये ds था फॉर S2 ds। सो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट, और ये S किसके लिए था? ये S था मिड पार्ट के लिए, सिलेंडर का मिड पार्ट, और इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया हैविंग फार्मूला 2 पाई RH। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? आपने 10th में मैथ्स में किया होगा, 2 पाई RH, राइट? कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई RH। और यहां पे H जो है
यहां पे h लेंथ, हमने h को किससे रिप्लेस किया हुआ है? L के साथ। हमने यहां पे h को किससे रिप्लेस किया हुआ है? L के साथ, राइट? सो देयरफॉर E ds is equal to q upon epsilon naught. What is the value of ds? अभी हमने फाइंड आउट किया 2 pi rl q upon epsilon naught as it is. E dot 2 pi sorry what is the value of q? हमने यहां पे निकाला हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी, और q किसके बराबर होगा यहां से? therefore q is equal to lambda l. so q की जगह हम लिख लेंगे lambda l epsilon naught as it is. this l and l gone, therefore e is equal to lambda, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा epsilon. This is the required expression for electric field intensity due to line charge. इसको एक तरीके से और भी पूछा जाता है कि find out electric field due to infinite long state conductor. याद रखना, इसको ऐसे ही पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट कंडक्टर. क्योंकि लॉन्ग स्टेट क्यों बोला? क्योंकि ये जो हमने गाउसियन सरफेस के बीच पे ये जो कंडक्टर लगा था लॉन्ग इन लेंथ था, तो इसलिए इसको ऐसे पूछते हैं.